Namaskar. My name is Vinay Kumar, and I again welcome you all in my next lecture of the development of Indian Constitution. The topic which we will discuss today that is Marley Minto Act of 1909. First of all, I would like to tell you that जहाँ तक हम मार्ले मिंटो एक्ट की बात करें, इसको और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या आप कहें मार्ले मिंटो सुधार या मार्ले मिंटो रिफॉर्म यू नो या फिर आप इसको कहें इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। वेल स्टूडेंट, एज वी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस सेशन कि किस तरीके से ब्रिटिश है अपने शासन पद्धति में सुधार लाने के लिए एक के बाद एक एक्ट ला रहे थे। अब एक्ट क्या है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इफ आई यूज द टर्म एक्ट तो आप सभी को पता है कि कुछ बेसिकली किसी भी चीज के लिए इवन अगर मैं बात करूं ब्रिटिश शासन में ब्रिटिश शासन को चलाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस की जरूरत पड़ती है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करूं, आप अपने घर में भी फॉर एग्जांपल कुछ क्रिकेट ही खेलते हैं, कुछ गेम्स खेलते हैं, तो उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस आप सेट करते हैं, कुछ पैरामीटर सेट करते हैं, ठीक है कि हाँ ये होना चाहिए, ये नहीं होगा। यू नो कुछ लिमिटेशंस है या कुछ कंडीशंस है, तो बस उसी तरीके से कुछ रूल्स रेगुलेशंस को निर्धारित किया जाता है, और जब वो फिर व्यवहारिक फॉर्म में आते हैं, या मैं कहूँ जब उनका आई वुड से डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, तो वो एक्ट कहलाते हैं। अब ये सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, बड़े सिंपल वे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो सीधी सी बात है उन्होंने अंग्रेजों ने ब्रिटिश सरकार ने एक सबक लिया, एक बड़ा सबक लिया कि इस तरीके से जो पूरे भारतीय एकजुट हो गए और उन्हें हमारे खिलाफ ही विद्रोह किया, हमारे खिलाफ आवाज उठाई, तो कहीं ना कहीं उनके शासन में ऐसा कुछ कमी रह गई, कुछ लूप होल्स रह गए, जिसको उन्होंने आगे जो भी एक्ट लाए उसके साथ वो सुधार करते रहे। दे kept on, I would say that, uh, reforming the things in their I would say that rule or I would say that rules and regulations or parameters। तो एक के बाद आपने देखा भी, इससे पहले हमने जो एक्ट की बात करी थी, हमने आई वुड से दैट 1892 एक्ट की बात करी, हमने 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट की बात करी, उससे पहले हम इंडियन गवर्नमेंट 1858 की बात करी। वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द 1857 रिवोल्ट। अब एक बात आप जान लीजिएगा, देखिए अभी इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं आपको पूरा पार्लियामेंट एक्ट पढ़ाऊं, तो मैं पढ़ाऊंगा, मैं हूं यहाँ इसलिए, लेकिन मैं चीजों को थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ, आप इस चीज को कनेक्ट करें। ये कोई भी एक अच्छे पढ़ाने वाला टीचर का पढ़ाने का तरीका होता है, कभी भी वो कुछ नया कंसेप्ट, कुछ हेडिंग्स लेके आता है, तो कुछ ऐसी चीजें वो जरूरी हो जाती हैं आपके लिए, आप उसको जाने। अब एक बात तो सीधी सी बात मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ 1909 या 1909 एक्ट की, तो 1909 एक्ट का जो कंसेप्ट तब तक क्लियर नहीं हो सकता अच्छे से आपको ये ना पता हो कि 1892 का एक्ट क्या था। या मैं बात करूं 1892 की एक्ट की, अगर उसकी बात करूं तो 1892 का एक्ट तब तक अच्छे से या कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा जब तक आपको ना पता चले कि 1861 का एक्ट क्या था। या इफ आई से कि 1861 का एक्ट क्या था, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट 1858 यानी कि 1858 एक्ट था वो क्या था। या फिर 1858 एक्ट की बात करूं, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1857 क्रांति क्या थी। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से कड़ी दर कड़ी जुड़ती चली जा रही है, और हम एक एक्ट को दूसरे एक्ट के साथ जोड़कर बड़े अच्छे ढंग से चीजों को या कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, और एक सही तरीका भी है पढ़ाने का। और वैसे भी इफ आई से दैट a teacher should teach on the basis of the psychological principles, so it is very much imperative for a teacher, it is very much essential for a teacher to bridge the gap between his or her previous knowledge plus the current or present knowledge। उससे क्या होता है, जब आपका पूर्व ज्ञान को वर्तमान ज्ञान से जोड़ा जाता है, तो जो पढ़ाने वाला टर्म है, टॉपिक है, प्रकरण है, यू नो वो बहुत इजी हो जाता है समझने के लिए। तो चलिए, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज अलाउ मी टू स्टार्ट टुडे सेशंस, एंड आई वुड से दैट प्लीज 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 पे अटेंशन टू माय वर्ड्स, कीप मेकिंग नोट्स। The session going to be very much valuable and helpful. One thing I would like to share with you again, कि in many exams, competitive exams and all the I would say that academic, or should I say that various competitive examinations में many questions are formed, especially from this particular topic. So listen to me carefully, listen to yeah, should I say that pay attention to those contents which are being shared by me। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि मार्ले मिंटो एक्ट है क्या। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है, कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, अरे यार ये तो एक ही एक्ट है या एक ही आदमी का नाम है। नहीं, ये दो नाम है, मार्ले एंड मिंटो।
मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो एक्ट, या भारतीय अधिनियम परिषद 1909, या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ये चारों एक ही नाम है। Please do not get confused if I talk about the Marle-Minto Act of 1909. It is also known, I would say that, from others name also, which I have just shared with you, स्टूडेंट्स। ओके, तो ध्यान में रख लीजिएगा। अब बात करते हैं मुद्दे की। देखिए 1905 में जो आई वुड से दैट जो वायसराय थे मिंटो, वो वायसराय नियुक्त किया गया था इंडिया में। और उसी समय अगर मैं बात करूं, जो मैंने आपको बताया था, जो सेक्रेटरी होते थे, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे, जो ब्रिटेन में बैठा करता था, तो उनको भी नियुक्त किया गया था। उनका नाम था जॉन मार्ले। तो जॉन मार्ले एंड मिंटो, यानी कि मिंटो अगर मैं बोलता हूँ तो वायसराय, और जॉन मार्ले का अगर मैं टर्म यूज करता हूँ या नाम यूज करता हूँ तो इसका मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बारे में मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि बच्चों, बहुत बड़ी पदवी थी, पदवी थी, पोस्ट था, जो रिप्रेजेंट करता था ब्रिटेन में इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को। याद सुनिए जरा ध्यान से, जो रिप्रेजेंट करता था ब्रिटेन में इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को, समझ गए। और सबसे बड़ी बात, भूलिएगा मत चीजों को। मैं कभी कभी दोबारा से भी इंपॉर्टेंट कंटेंट को रिपीट करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप उन चीजों को मिस करें। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने किसी भी कंसेप्ट को, टर्म्स को, किसी डेट को, किसी के नाम को बहुत ध्यान से सुना है, तो 10 साल बाद भी अगर आप बैठेंगे एग्जाम्स में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यूज बेस्ड एग्जामिनेशन में, तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ सही ऑप्शन की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल के हिसाब से आपने उस बात को ध्यान से सुना था। अब मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 15 मेंबर्स की काउंसिल थी, उसको जो हेल्प किया करती थी, सपोर्ट किया करती थी, और उसको इंडिया हाउस में बिठाया जाता था। हालांकि वो बात मैं बता चुका हूँ कि जो भी उसकी सैलरी और खर्चा, जो भी एक्सपेंसेस थे, वो इंडियन गवर्नमेंट रियम्बर्स किया करती थी। भारत से लिया जाता था, मतलब क्या नाम है, चाहूंगा भारत से वो एक्सपेंसेस यू नो को चुकाया जाता था। लेकिन अब आपको पता है वायसराय तो बेस्ड इंडिया में था। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ कि पूरे जो इंडियन का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, या फिर मैं कहूँ वायसराय जो इंडिया थे, क्योंकि जो 18 क्रांति हुई उसके बाद जो 1858 में इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आया, उसके अंतर्गत क्या हुआ, जो जो गवर्नर जनरल था उसको वायसराय की संज्ञा दे दी गई। ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार एग्जाम्स में आया है कि अभी तक जिसको हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से पुकार रहे थे, किस एक्ट के दौरान या किस एक्ट के तहत उसको अब वायसराय की संज्ञा दी गई। तो बच्चों जान लीजिएगा स्टूडेंट्स, वो एक्ट था 1858, जो 1857 की क्रांति के बाद आया था। ठीक है। तो बेसिकली जो वायसराय हुआ करता था, वो डायरेक्ट रिपोर्ट करता था ब्रिटिश पार्लियामेंट को, यानी कि ही वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटेन क्राउन, ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव होता था। ठीक है। तो दोनों के एक कोलैबोरेटिव, आप कह लीजिए कि जो वर्क था, जो एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क था, दोनों के कोलैबोरेशन से, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट प्लस वायसराय के सहमति से, सहयोग से, आपसी कॉपरेशन से ये सरकार चलाते थे, या प्रशासन। क्योंकि आपको पता है 1857 की जो गलती हुई थी, उन्होंने इससे बहुत बड़ी सीख ली थी, सीधी सी बात है। और फिर वो इंडिया प्रशासन, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। अब आप ये तो अभी अभी तक देखिए, मैं बड़ा स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। अभी तक मैंने क्लियर करा कि जो मार्ले मिंटो एक ही नाम है, और किस तरह से जो मिंटो थे वो बेसिकली वायसराय थे इंडिया के। 1905 के अंतर्गत उनको नियुक्त किया गया था। और जो आई वुड से द मार्ले थे, या इनका पूरा नाम जॉन मार्ले, तो इस समय वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। तो दोनों के संयुक्त नाम से, या दोनों के संयुक्त आप कह सकते हो कि जो कार्य प्रणाली रही, या जो अधिनियम आया जिसमें दोनों की सहमति रही, तो इसलिए इसको संयुक्त नाम दे दिया गया, पार्लियामेंट ऑफ 1909। अब यहाँ पर एक जरूरी बात मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगा बच्चों। आप सभी जानते हैं कि जो 1857 का क्रांति की जो रिवोल्ट था, जो स्वाधीनता, पहला स्वाधीनता संग्राम था, उसमें एक बहुत बड़ी बात जानते हैं कि अंग्रेजों ने बहुत बड़ी उनको सबक मिला था, या मैं कहूँ कि दे हैव बीन टॉट अ लेसन बाय इंडियन सिटीजन्स या इंडियन पीपल। उन्होंने कुछ सीखा। और वो सीखा क्या? एक तो बात अभी जानते हैं कि जो 1857 का जो रिवोल्ट था, उसने ब्रिटिश सरकार की जड़ें तक हिला दी थी। अब क्यों ला रहे थे एक के बाद एक? देखिए, मैं सोचिए मैं कहाँ चीजों को रिलेट कर रहा हूँ, कैसे आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ताकि बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना पड़े, आराम से टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। कि 1858 का एक्ट, उसके बाद 1861, देन 1892,
देन वी आर टॉकिंग अबाउट द 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट और मांडे मिल्टो रिफॉर्म। तो ये एक्ट इसलिए आ रहे थे एक के बाद एक, ताकि वो अपने कार्य प्रणाली में निरंतर सुधार करते रहें, सुधार करने की आवश्यकता थी, रिफॉर्म्स लाते रहें, यू नो वो कुछ चेंजेस लाते रहें, ताकि जो शासन में ऐसी लूप होल्स ना हो कि उनका परिणाम फिर से भुगतना पड़े, जो कॉन्सिक्वेंसेस उन्होंने 1857 के स्वाधीनता संग्राम या रिवोल्ट में जो फेस किए थे। तो उस चीज से वो बचना चाहते थे कि ऐसी सिचुएशन दोबारा क्रिएट ना हो। कहीं ना कहीं इंडियंस में ये मैसेज क्रिएट हुआ, डिसेमिनेट हो कि ब्रिटिश सरकार उनके साथ है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। तो वो चीजों में सुधार करते रहे। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की मैं बात करूं, चाहे प्रोविंशियल स्तर पर या मैं बोलूँ सेंट्रल लेवल पर, केंद्रीय स्तर पर, वो लोग उन्हें संख्या बढ़ाई। थोड़ी सी एम्पावरमेंट की मैं बात करूं, उन्होंने एम्पावर्ड किया लोगों को, उनको फ्लेक्सिबिलिटी लाई कार्य प्रणाली में। इंडियन रिप्रेजेंटेटिव या नॉन ऑफिशियल इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को हायर किया, ठीक है, ताकि उनको लगे कि ब्रिटिश सरकार में उनकी भी कुछ जवाबदेही है और उनकी भी कुछ थॉट्स को, उनके सजेशन को आमंत्रित किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो 1885 में जो कांग्रेस दल थी, जो फॉर्म हुआ था, अब 1905 बंगाल विभाजन के बाद दो दलों में बढ़ गया था, धर्म दल और गरम दल। तो इसमें भी बहुत कुछ उन्हें करना था। गरम दल को शांत करना था, नरम दल के साथ रहना था। और नरम दल को अपने, आई वुड से मॉडरेट, ये जो मॉडरेट्स थे उनको अपने साथ में लेकर, उनके दिमाग में ये विचार आया, उन्होंने ये सोचा होगा उस समय कि अगर हम मॉडरेट्स को अपने साथ मिला लेंगे, जैसे दादा भाई नौरोजी वगैरह उस गरम दल के नेता थे, सॉरी नरम दल के नेता थे, तो उससे क्या होगा, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो गरम दल के जो नेता हैं, जो गरम दल के कांग्रेस में दल के नेता हैं, वो भी उनके साथ आ जाएंगे, तो ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत सही रहेगा। उनको अलग से वुड से मैनेज नहीं करना पड़ेगा, और वो काम करेंगे हमारे नरम दल के नेता। उसको भी एक तरीके से, आई वुड से, प्रॉपर एजुकेशन एक्सिक्यूशन के लिए, या मैं कहूँ प्रॉपर एक एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए इंडिया के अंतर्गत भी ये एक्ट आया था, अगर मैं बात करूं 1909 का एक्ट। यानी कि कुल मिलाकर नेशनल में बात करूं कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो गर्म दल के नेता थे, जो अपनी पूरी आवाज उठा रहे थे स्वाधीनता की और अपने तरीके से काम करना चाह रहे थे, और ये चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन पूरे भारत में हो, तो उसको दबाने के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी, वो नरम दल के नेता के साथ या मॉडरेट्स के साथ मिल गई, और उन्होंने सोचा कि अब हम चीजों पर काबू पा सकते हैं। तो दिस वाज आल्सो अ मेजर कॉज ऑफ, आई वुड से, दैट इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या मार्ले मिंटो एक्ट ऑफ 1909। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि 1857 क्रांति के बाद जितने भी आपने एक्ट पढ़े, कुल मिलाकर उनका एक ही मोटो था ब्रिटिश का, कि इंडिया में जो प्रशासन है वो किस तरह से यू नो फिजिबल बनाया जाए, चीजों की जो स्मूथ फंक्शनिंग हो, और हैसल्स ना हो, कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो, या फिर जो इंडियंस हैं वो एकजुट ना हो, मिले ना, इन्हें यूनिटी ना आ जाए, ये यूनाइट ना हो जाए और हमारे खिलाफ आवाज ना उड़ा दे। यही सब पता चला आ रहा था इन सब वेरियस एक्ट्स में, चाहे हम बात करें 1861, 1858 या 1892, या फिर वी आर टॉकिंग अबाउट 1909। So it was in brief that कि who was Merlo and who was Minto and what was the Act of 1909। और थोड़ा सा मैं आगे चलूंगा, पहले I will read, I'll go through these lines, then I'll explain the further contents of today's discussion. As you can see that the Marley Minto Act of 1909, also known as the Indian Council Act of 1909, introduced significant changes to the legislative councils in British India, including increased Indian representation, the controversial introduction of separate electorates for Muslims, and the inclusion of non-official members in the councils. It was named after John Marley, the British Secretary of State for India, and Lord Minto, the Viceroy of India. तो सबसे पहली बात जो मैंने आपको अभी शेयर करी, कि जो जॉन मार्ले मार्ले थे, जो सेक्रेटरी थे, या मतलब ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे भारत के, और या मैं बात करूं जो लॉर्ड मिंटो थे, वायसराय भारत के या वायसराय ऑफ इंडिया, दोनों के संयुक्त तत्वाधान के प्रयास कह लीजिए, या दोनों की सर्वसम्मति कह लीजिए, जो एक्ट है दोनों के आपसी यूनानिमस डिसीजन के पश्चात, या आपसी सलाह मशवरे के पश्चात, या आपसी कोऑपरेशन के पश्चात, यू नो तो इसलिए उसको नाम दिया गया मार्लियामेंट एक्ट। आगे क्या कह रहा है मार्लियामेंट एक्ट की, अगर मैं बात करूं कि इस एक्ट के अंतर्गत पर्टिकुलरली या विशेष रूप से आप कह लीजिएगा, जो हमारी काउंसिल्स थी, जो प्रोविंशियल लेवल पर जो काउंसिल्स थी, प्रांतीय लेवल पर जो काउंसिल या परिषद की मैं बात करूं, या फिर सेंट्रल या केंद्रीय स्तर पर काउंसिल्स की बात करूं, इस स्तर पर मेंबर्स की संख्या बढ़ाई गई। ठीक है, अब हुआ क्या, आप थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा मैं, 1866 में इसकी स्टैब्लिशमेंट की बात हुई कि हम लोकल स्तर पर काउंसिल्स को स्टैब्लिश करेंगे, संख्या 5 या 6 थी। फिर दे केम विद द एक्ट 18
62, सॉरी 1892, तो उसमें और रिप्रेजेंटेटिव की संख्या बढ़ाई गई, नॉन ऑफिशियल जो रिप्रेजेंटेटिव उनकी संख्या बढ़ाई गई, केंद्र स्तर पर इसको 20 तक किया गया, और आई वुड से दैट प्रांत स्तर पर इसको 12 तक किया गया। लेकिन अभी जो आया 1909 या पार्लियामेंट एक्ट, इसमें और भी संख्या बढ़ा दी गई। आई विल लेट यू नो इट वाज अराउंड 60 इन आई वुड से द रेस्पेक्टिव काउंसिल्स। There might be some bit differences. I will let you know in my. I would say that next contents. I will let you know what was the exact numbers of Indian representative. सो इस तरह से दिस वे आई हैव ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन बढ़ा गया किसका, इंडियंस का, भारतीयों को। और मंशा यही थी कि ब्रिटिश कहीं ना कहीं ये मैसेज डिसेमिनेट करना चाहते थे, ये स्प्रेड स्प्रेड आउट करना चाहते थे, ये फैलाना चाहते थे जो भारतीय जो लोग हैं उनके बीच में, कि जो ब्रिटिश सरकार है वो उनके हित की बात करती है, उनको साथ लेकर चल रही है। हालांकि फिर मैं कहूंगा कि उनकी मंशा कुछ और थी, वो तो रूल करने आए थे लगभग 200 साल, उन्होंने हम पर रूल भी किया। और फिर वही चीज की, हालांकि उन्होंने जब भारत में आए तो उन्होंने व्यापार की दृष्टि से आए। जब 1498 में वास्को दा गामा कालीकट केरल पहुंचा, और सबसे पहले वो यहाँ से भारत से कुछ मसाले ले गया, कुछ रॉ मटेरियल, सूती कपड़े ले गया, और बड़े दुगने दुगने दाम भी नहीं कहूँ, कई सौ गुने दामों में उसने वहां जाकर उन चीजों को सेल किया, बेचा। तो उन मसालों की महक उसने पूरे यूरोप में फैलाई। हालांकि वॉज द फर्स्ट पुर्तगीज, पुर्तगाली था जो भारत आया था व्यापार करने। लेकिन जब वो वापस लौटा, जब ब्रिटिश को ये लगा कि यहाँ तो बहुत पैसा, रिसोर्स बहुत है, तो उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट करना चालू करा। और वो भारत आए, फिर भारतीय कंट्री में आए तो व्यापार करने थे, वो जहांगीर के दरबार में गए। सबसे पहले उन्होंने वहां जाकर अनुमति ली कि सूरत में हम फैक्ट्री खोलेंगे, यहाँ पे स्टैब्लिश व्यापार करेंगे, आपको भी इसका फायदा होगा। लेकिन भारतीयों को तो ये पता नहीं था कि वो क्या डिसीजन देने जा रही है, कैसी परमिशन देने जा रहे हैं ब्रिटिश को कि उन पे ही शासन एस्टेब्लिश करेंगे, और उसका एक बहुत बड़ा हर्जाना भी उन्हें भुगतना पड़ेगा। खैर, जो ब्रिटिश थे वो इस बात से बड़े अच्छी तरीके से वाकिफ थे कि जो ये भारतीय हैं, इनको तो, क्योंकि भारतीय क्या दिल से खेलते हैं, वो दिमाग से खेलते थे। उनके पास टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज की बात करें तो हमसे कई गुना आगे चल रहे थे। 1600 में तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ऑलरेडी हो चुकी थी। तो बस वही बात की मैं फिर कहूंगा, अपनी मंशा या मंसूबों को कामयाब करने के लिए उन्होंने ये एक्ट लाया, और कुछ दिखाने के लिए, दिखावे के रूप में, या मैं कहूँ झुंझुना पकड़ाने वाली बात मैं कहूँ भारतीयों की, कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम आपका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। या जैसे कि यू नो आपने देखा भी कि किस तरह से इस एक्ट के थ्रू, आई विल लेट यू नो यू नो अहेड, कि 1909 में जो पार्लियामेंट एक्ट था, जो काउंसिल हुआ करती थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, उसके अंदर दो भारतीय मेंबर्स भी उसमें इंक्लूड किए गए। तो कहीं ना कहीं ये केवल दिखावा था। हालांकि जो एक्चुअल में जो डिसीजन मेकिंग पावर्स थी, या मैं कहूँ जो डिसीजन मेकिंग जो लेते थे, जो डिसीजन मेकिंग सर्वे सर्वा कहूँ कि एक्चुअल में वही ब्रिटिश थे। दे वर वेरी मच पावरफुल एज फार एज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, या कोई स्ट्रेटेजीज या पॉलिसीज को बनाने में, उनके एग्जीक्यूशन में। जो भारतीय थे केवल अपनी सलाह रखते थे, मानना या ना मानना ये ब्रिटिश के हाथ में था। Okay, so this way you would have understood कि what was it all about. Now एक चीज मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो भी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बेस क्लियर हो जाए। दो तीन बातें मैंने आपको बता दी कि पार्लियामेंट्री एक्ट किस नाम से कैसे आया, फिर क्या उनकी मंशा थी, एक्ट क्यों आ रहे थे, फिर से वो एक दे हैव अगेन कम विद न्यू एक्ट 1909 या पार्लियामेंट ऑफ वाई, and what were the I would say the main objectives or mottos of this particular act। मैंने आपको बताई तो सबसे बड़ी बात, उनको भारतीय जो परिषद थी, जो काउंसिल्स थी, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पर एक्सटेंड करना, और थोड़ा सा इनको इंक्लूड करना, इनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना, ताकि लगे कि हाँ भाई ये ब्रिटिश उनके साथ में। और साथ में ही एक चीज और जान लीजिएगा, जो कांग्रेस में अभी वो जो दो दलों में बढ़ गया था, जो कहते हैं दो फड़ों में विभक्त हो गया था, एक तो गरम दल, एक नरम दल, आप इसको कह सकते हो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स। एक्सट्रीमिस्ट्स, तो इनका चक्कर क्या था कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो मॉडरेट्स के साथ मिल गई थी, मॉडरेट्स का फेवर करती थी। और उनका ये मानना था मॉडरेट्स का कि अगर हम अपनी बातों को एक प्रॉपर वे में, सहमति से, प्यार से, तरीके से, प्रॉपर वे में ब्रिटिश शासक या सरकार के सामने रखेंगे तो उनकी बातें मान ली जाएगी। हालांकि कुछ बातों को उन्होंने माना भी, एक्सेप्ट भी किया, लेकिन फिर वही चीज कहूंगा कि पूरी पावर तो उनके हाथ में नहीं थी। हम अपने देश में रहकर हम इनके इशारों पे चल रहे थे। और एक बहुत बड़ी बात, इस एक्ट के थ्रू उन्होंने रियलाइज किया कि अगर हमें ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये जो आई वुड से दैट जो गरम दल के नेता हैं, जो कांग्रेस दो विभागों में विभाजित हो गया, अगर इनमें हमें इन पे काबू पाना है, तो हमें इन मॉडरेट्स को अपने उसमें लेना ही पड़ेगा, या कहते हैं ना शीशे में डालना पड़ेगा।
या इनके साथ मिलकर चलना पड़ेगा। इन टर्न ये जो मॉडरेट्स हैं ये एक्सट्रीमिस्ट को या गरम दल के नेता को कंट्रोल करेंगे या उन्हें समझाएंगे, तो इस तरीके से एक आंदोलन नहीं भड़केगा या फिर से ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि 1857 क्रांति जैसा विद्रोह फिर से इंडिया में हो। ठीक है। नाउ एक चीज मैं आपको, अभी मैंने आपको बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूँ इस जो एक्ट है 1909 का, उसके अंतर्गत आपको पता है कि 1905 में जो है बंगाल बंगाल का विभाजन कराया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और जब ये बंगाल का विभाजन हुआ तो एक पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन की लहर उड़ गई या दौड़ी। और इस स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत आपको पता है सीधी सी बात ये रखा गया कि जो भी विदेशी चीजें हैं हम उनका उनको त्यागेंगे या उनको जलाएंगे, उनका परित्याग करेंगे, उनको यूज नहीं करेंगे। बेसिकली आप जान लीजिएगा कि बंगाल विभाजन के नाम, सॉरी, बंगाल विभाजन जब हुआ उसी समय जो है मैं कहूंगा कि नरम दल और गरम दल के अपने अपने विचार थे। ये भी कांग्रेस दो आई वुड से दैट भागों में विभक्त हुआ। उसमें कुछ गरम दल के नेता थे, कुछ नरम दल के नेता थे। तो अब सीधी सी बात है, जो नरम दल के जो नेता थे, जो मॉडरेट्स थे, वो तो कह रहे थे चलो कोई बात नहीं, हम बंगाल तक ही रहेंगे, बंगाल में ही विदेशी चीजों का परित्याग करेंगे, यू नो और ये आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन पूरे देश में नहीं होगा। लेकिन जो गरम दल के नेता थे वो न केवल बंगाल में बल्कि पूरे देश में ये आंदोलन को फैलाना चाहते थे व्यापक स्तर पर। अब ब्रिटिश को कहीं ना कहीं खतरा नजर आया कि अगर इस तरीके से होगा तो एक चिंगारी ना भड़क जाए, फिर से 1857 क्रांति जैसी सिचुएशन ना आ जाए, हमें कॉन्सिक्वेंसेस ना भुगतने पड़े। तो अभी इन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई कि जो मॉडरेट्स हैं इनको काबू करने के लिए इन्होंने इस एक्ट में कुछ ऐसे प्रोविजंस लेकर आए ताकि मॉडरेट्स के साथ मिलकर एक्सट्रीम्स पर काबू पाया जा सके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि एक्सट्रीम्स को कंट्रोल किया जा सके। इस पर्पज से, इस स्ट्रेटेजी से ये ये एक्ट आया। और इसमें बहुत सारे आप ऐसी चीजें मिलेंगी। इसको आई विल गो थ्रू ऑल द कंटेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लेट यू नो दैट what are the major causes of Marley-Manto Act 1909. Then we will discuss about the characteristics of Marley-Manto Act 1909 या Marley-Manto Act या Marley-Manto Reform, किसी भी नाम से आप इसको जान सकते हो। And we will also see that we will also go through that what were the outcomes of Marley-Manto Act of 1909. जहाँ तक हम outcomes की बात करें, तो outcomes भी क्या थे, इसके परिणाम क्या हुए। I'll go through the I would say that everything in details. But the thing I want you to please, if you think that if there is any difficult aspect, please let me know. I will, or get in touch with me. I'll resolve those, I would say, queries and all. अभी तक मैंने आपको जितना समझा आप मुझे बताइए, आपको कुछ ऐसा लग रहा है? मेरे को नहीं लग रहा है कि कुछ भी चीज ऐसी आई जो आपको समझ में ना आई हो, क्योंकि मैंने आपको शुरू से ही यानी को 1857, 1858, then 1861, then 1892. Now I have discussed about 1909 Act. So I have given an idea कि what was it all about, it about क्या था ये एक नट सेल में, एक निचोड़ में। फिर पार्लियामेंट एक्ट आने के पीछे एक स्पेशल मोटो या ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो वो भी मैंने आपको बताया। एक्सट्रीमिस्ट को कंट्रोल करना और बेसिकली लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को थोड़ा सा स्तर बढ़ाना, उनको व्यापक करना, उनमें मेंबर्स की संख्या बढ़ाना, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को इंक्लूड करना, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव की नंबर्स बढ़ाना, ताकि इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, जो भारतीय लोग हैं, उनमें ये बात आए कि हाँ भाई ब्रिटिश उनके साथ में है। और साथ में ही एक चीज मैं यहाँ पर और कहना चाहूंगा कि कांग्रेस जो दो भागों में विभक्त हुआ था, गरम दल और नरम दल, तो उनको सीधी सी बात कहीं कहीं उनके दिल में ये रहा, ये कुछ डर रहा या कुछ भय रहा, दे वर अ बिट स्केर्ड ऑफ द सिचुएशन कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से 1857 की जैसी क्रांति की चिंगारी भड़के। तो उस चीज पे भी कंट्रोल करने के लिए, मॉडरेट्स के साथ होने के लिए वो इस एक्ट के साथ आए। यू नो और साथ में एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा, और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस बात को। ये चीज मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप ये जान सके कि कितने श्रूड थे ब्रिटिश। जैसे कि मैं कहता भी हूँ कि वो बस हम पे शासन करना चाहते थे, उनको किसी भी तरीके की हमारे वेल आई वुड से दैट हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी को से कोई मतलब नहीं था। कभी उन्होंने चीज को इंश्योर करने की कोशिश नहीं करी कि यू नो व्हाट आर वी फीलिंग एज फार एज दिस सिचुएशन इज कंसर्न। चाहे वो आप देख लीजिएगा कितनी इंडियंस हैड टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश गवर्नेंस। एक चीज मैं जो शेयर करना चाह रहा हूँ कि आपको पहले से पता है कि जो ये 1857 के अंतर्गत जो यू नो कारतूस का जो इंसिडेंट था, जो राइफल यूज करते थे, वो एनफील्ड राइफल के अंतर्गत जो कारतूस का प्रयोग करते थे, वो उसमें सुअर और गाय दोनों ही चर्बी का प्रयोग करते थे। मैंने बताया ना आपको। अब
देखिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि ताकि अब आपको पता है कि वो अपने पे धर्म के खिलाफ है ये चीजें। अब मुंह से उसको काटना पड़ता था। आपको सीधी सी बात पता है। और फिर दे यूज टू लोड द थिंग्स, लोड किया करते थे राइफल को। अब इससे क्या होता, दोनों धर्मों को ठेस पहुंच रहा था, दोनों धर्मों की आहत को ठेस पहुंचता था, दोनों धर्म आहत हो रहे थे। तो किस तरीके से उन्होंने दोनों धर्मों को ही मतलब एक आप would say बहुत ऐसी प्लानिंग स्ट्रेटेजी जो आपसी फूट पड़वाए। इसी तरीके से क्या हुआ आपको बताना चाहूंगा कि 1906 में आगा खां के नेतृत्व में, ध्यान से सुनिएगा, 1960 में 1906 में आगा खां के या 1906 या 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक मंडल, एक रिप्रेजेंटेटिव कह लीजिएगा, कुछ पहुंचते हैं मिंटो के पास, वायसराय के पास, और जाके उससे डिमांड करते हैं कि हमें जो है अपना अलग से निर्वाचन मंडल चाहिए। उन्होंने बोला कि हमारे लिए एक अलग से, आई वुड से दैट सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, सेपरेट निर्वाचन मंडल होना चाहिए, सेपरेट सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। पहली बार मुसलमानों के लिए आवाज उठाई गई कि उनके लिए अलग से निर्वाचन मंडल हो। ठीक है, और उस चीज को मिंटो ने स्वीकार भी किया। देख लीजिएगा कितनी बड़ी उसकी उस समय वो, आई वुड से दैट उसके पीछे उसके जो दिमाग काम कर रहा था। हालांकि ये बात इंडियन को रियलाइज बहुत बाद में हुई, लेकिन वो चीज उसको रियलाइज हो चुकी थी कि अगर इस तरीके से हम इनके लिए अलग एक प्रतिनिधि या आई वुड से देख अलग एक निर्वाचन मंडल का चुनाव कर देंगे, तो कहीं ना कहीं इनमें आपसी फूट हो जाएगा, आपस में एक दूसरे से बैर खाने लगेंगे, आपसी रंजिश रखेंगे, और उस चीज का फायदा फिर वो ब्रिटिश उठाएंगे। आप समझ रहे हैं? और ये चीज तो ये पहले से थे, डिवाइड एंड रूल, या इनकी यूनिटी को तोड़ा जाए, ये यूनाइट हो रहे हैं तो कुछ फूट डलवाई जाए। तो इस तरीके से पहली बार मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की बात रखी गई इस एक्ट के अंतर्गत। उसको विस्तार से मैं आगे भी चर्चा करूंगा। और फिर ये निकल कर बात आई कि हाँ, उनके लिए अलग से निर्वाचन मंडल होगा, ताकि हिंदू और मुस्लिम जो बहुत जो आई वुड से दैट जो भ्रातृत्व है, जो बंधुता है, जो इनमें एकता है, जो यूनिटी है, जो हिंदू और मुस्लिम का जो भाईचारा है, इसको खंडित करवाया जा सके, क्योंकि इसमें फूट पड़वाई जा सके, और इस फूट का फायदा कौन ले सके, ब्रिटिश सरकार ले सके। तो इस मंशा से ये भी चीज हुई थी इसी एक्ट के अंतर्गत। और इस तरीके से अभी नेट सेल में मैंने आपको सारा आई एक्सप्लेन दी मॉडल अमेंडमेंट एक्ट 1909 इन वेरी सिंपल वर्ड्स। नेट सेल की ये एक्चुअल में था क्या, कुछ मेजर कॉजेस की भी मैंने चर्चा करी। आई हैव आल्सो डिस्कस्ड कि इसके मेजर कॉजेस क्या थे जिसके कारण ये मॉडल अमेंडमेंट एक्ट आया। ठीक है, अब थोड़ा सा इन आगे के लेक्चर में इसमें जो रेस्ट ऑफ द पार्ट भी मैं डिस्कस करूंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्लस आई वुड से द आउटकम्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1909। तो सीधी सी बात है, एक ऐसा अधिनियम था, ऐसा आई वुड से दैट एक ऐसा इंडियन काउंसिल एक्ट जिसको कई नामों से जाना जाता है। मैंने आपको बता भी दिया, पार्लियामेंट एक्ट 1909, या पार्लियामेंट रिफॉर्म, या वुड से दैट भारतीय अधिनियम परिषद, या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, कई भी नाम से जाना जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो एक ऐसा अधिनियम जिसने कुछ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंतर्गत, चाहे सेंट्रल लेवल पे बात करें या प्रोविंशियल लेवल पे बात करें, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में बहुत ज्यादा सुधार करे। और ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि स्पेशली जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उसमें इंडियन रिप्रेजेंटेटिव की भागीदारी को बढ़ाई जाए, सुनिश्चित की जाए, नंबर्स बढ़ाए जाए, संख्या बढ़ाई जाए। और इस सुधार से उनको क्या रियलाइज आया कि ब्रिटिश सरकार हुकूमत करने में, या अपना गोटियां रोटियां सेकने में, या शासन करने में एक सुविधाजनक शासक कर सके, कुछ फूड ना हो, कुछ हैजल्स ना हो, कुछ सोशल टर्माइल ना हो, कुछ कॉन्फ्लिक्ट राइज ना हो। ठीक है, और भारतीयों को लगे कि हाँ, हमारा जो है आई वुड से दैट एक रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, भागीदारी सुनिश्चित हुई है, तो ब्रिटिश हमारे साथ में है। ये ऐसा चाहते थे ब्रिटिश को, इनको ये रियलाइज हो। तो इस तरीके से एक मेजर आई वुड से एस्पेक्ट, या कह लीजिएगा जहां तक हम प्रांतीय स्तर पर या केंद्रीय स्तर पर विधान परिषद की बात में बात करें। और इस तरीके से फिर 1909 ईस्वी में भारतीय संसद द्वारा अधिनियम पारित किया गया, और जिसे पार्लियामेंट्री सुधार के नाम से भी जानते हैं। So I hope that I have been able to explain the entire thing in itself as far as the 1909 Act is concerned. And if I would continue the next heading in the same session within the same lecture, it will become, I would say that lengthy, and your interest level will come down. So what I'll do, I'll bring the rest of the thing. I'll bring the next heading. I would say Mirlo Minto Act of 1909. I would see the causes, major causes. We will discuss together ki what were the major causes. Yeah, what were the major reasons as far as this particular Act, yeah, Indian Council Act 1909 is concerned.
I would like to say that we come to the end of today's session, and thank you very much for being a valuable part of today's session. I hope that it would have been very much informative, valuable session, and thank you very much for being with me, and thank you very much for being valuable part of this show. See you. I'll see you in my next lecture of I would say that Indian constitution development. And till then, I'd say that please take care of self, enjoying yourself, and also keep studying, concentrating, so that you could score good marks in your examinations. थैंक यू वेरी मच बाय बाय सभी का शुक्रिया मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन हैव अ नाइस डे थैंक यू वेरी मच